आपसे कहा था कि ओपन डाइस का क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको खाली विपरीत बताना। कह रहा है नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो रन शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। रन भैया रन ये रहा है, ठीक है, इसके विपरीत आपको बताना। भाई कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, विपरीत बताना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको अल्टरनेट करना है। यानी देखो फ्लाई का अल्टरनेट क्या होगा, आप कह दो दोस्तों फ्लाई और प्ले एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, समझ रहे हो। और मेरे भाई क्राई और ईट एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे। जब मैं आपको डाइस का बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा ना तब आपको वहां पर समझाऊंगा अल्टरनेट की। देखो भाई अल्टरनेट किसे कहते हैं समझ लो, यहीं पे समझ लो यार। ये देखो मैंने ये लाइन खींच दी यार, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो ये है 2 3, देखो समझ लो 1 2 3 4, तो आप कह दोगे यार एक के अल्टरनेट 3 होगा और 2 के अल्टरनेट 4 होगा, समझ रहे हो, इसे बोलते हैं अल्टरनेट। तो 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और जो बच रहा है ऐसे तो बच रहा है तो आप कह दोगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई रन यहाँ पर है, तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्राई के विपरीत ईट हो गया, फ्लाई के विपरीत प्ले हो गया, तो बचा क्या प्रे और रन। तो मेरे भाई हमसे पूछा रन शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा, तो मेरे भाई रन, रन शब्द के विपरीत आपको साफ साफ दिख रहा है प्ले, बस प्रे बच रहा है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा प्रे हो जाएगा। यानी कि रन के विपरीत क्या हो जाएगा प्रे, ना कि प्ले, ध्यान रखेंगे प्रे होगा प्रे, देखो ये प्रे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज आपको नहीं होना है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फ्लाई और प्ले एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, क्राई और ईट एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, बच रहा है जो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, समझ रहे हो। कुछ भी आपसे पूछे स्टूडेंट, आपसे फ्लाई के विपरीत पूछेगा तो आप प्ले बता देंगे, किराए के विपरीत पूछेगा तो आप ईट को बता देंगे, रन के विपरीत पूछा है हमसे तो हम प्रे को बता देंगे, समझ लो। इसी प्रकार से आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी मैं अगले पार्ट में शामिल करा दूंगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है HIJK L और M एक वृत्ताकार मेज के परितल लेकिन इसी क्रम में जरूरी नहीं है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एल और एम के बीच में। देखो हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट मेरे भाई मत किया करो यार, जो लाइन पढ़ो क्लियर करते चले जाओ। मैंने देखो यहाँ पर छोटी सी फिगर भी लगा दी है कि आपका दायां बायां कैसे क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी आपकी वृत्ताकार मेज रहेगी मेरे भाई, जब भी आपकी वृत्ताकार मेज रहेगी आप ऐसे कर लोगे, केंद्र की ओर देखो सभी का मुख है, ठीक है, 6 व्यक्ति बोले ना तो आप 6 व्यक्तियों का ऐसे पहले स्थान बना लेंगे, फटाक से ऐसे स्थान बना लेंगे, 4 5, ये दोस्तों हमारा 6 हो गया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है देखो यहाँ पर देखो दायां बायां मैंने क्लियर कर दिया, दायां बायां के लिए मैं फिगर लेके आया हूँ। इस प्रकार से आपको दोस्तों दायां चलेगा और दोस्तों इस प्रकार से आपका बायां चलेगा, क्लियर है। देखो केंद्र की ओर मुख है तो हमने ऐसे कर लिया। अब देखो पढ़ो प्रश्न को पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, चलो ठीक है। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा आगे गए, आप कह दोगे यार एम जो है वो आई और जे का निकटतम पड़ोसी है, एच जो है वो आई के ठीक दाएं बैठा है। देखो यहाँ से हमको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइन पता चली क्या, कि एच जो है आई के ठीक दाएं बैठा है, ओपनिंग लाइन पता चली मेरे भाई बिल्कुल ठीक दाएं बैठा है। एच जो है आई के ठीक दाएं बैठा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं आई को यहां बैठा ले रहे हैं, और जो एच है वो आई के ठीक दाएं हमारा दोस्तों इस प्रकार से इस वाले पॉइंट में हमारा एच आ जाएगा और इस वाले पॉइंट में दोस्तों हमारा आई हो गया, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से आगे कर लो। देखो अब जो हमको आई और एच से हमको कोई एक रिलेटेड लाइन ढूंढनी तभी हम आगे रिलेशन बना पाएंगे इसमें। देखो इसके पीछे क्या था कि एम जो है वो आई और जे का निकटतम पड़ोसी, जो एम है वो आई और जे, मेरे भाई आई यहां बैठा है और जो एम है भैया आई का भी निकटतम पड़ोसी है, और जे जब यहां बैठ जाएगा तो जे का भी निकटतम पड़ोसी एम हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, समझ रहे हो। आई का भी निकटतम पड़ोसी देखो एम हो रहा है और जे का भी निकटतम पड़ोसी एम हो रहा है, समझे। अब इसी प्रकार से अगली लाइन पढ़ लो। अगली लाइन क्या है मेरे भाई, देखो हमने जो ऊपर पहली लाइन पढ़ो, यहां पर तो कह रहा था एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमको तो पता है एम कहां बैठा है, आप कह दोगे एम यहां बैठा है, एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भैया एम जब यहां बैठा है जे यहां बैठ जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं ना, देखो पहला व्यक्ति जे हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ये वाला हो जाएगा और एल यहां पर बैठ जाएगा, तो मेरे भाई एल और एम के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। देखो दोनों ही कंडीशन से हो रहा है। देखो एल देखो गिन लो आप, यहां पर भी देखो आई और एच बैठ गए, यहां पर भी दोस्तों जे और ये वाला बंदा हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन में एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, समझे आप। अब इसके बाद देखो कौन सा स्थान बच रहा है, आप कह दोगे ये वाला पॉइंट बच रहा है, तो यहां पर कौन आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कौन सा बंदा बच रहा है, आप कह दोगे यार के बच रहा है खाली, तो यहां पर दोस्तों हमारा के हो जाएगा, समझे। हमसे पूछा है कि के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, भैया के ये रहा, ठीक है, और एच दोस्तों ये रहा, तो के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कह दोगे खाली एल बैठा है, भाई के ये रहा के बीच में और एच के बीच में केवल एक ही व्यक्ति, आपको एल तो दिख रहा है, आप कह दोगे जी हाँ भैया एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक ही ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर देख लेंगे मैंने यहाँ पर दाया बाया बिल्कुल आपको क्लियर समझा दिया, समझ गए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है 9वां क्वेश्चन, वो आप खुद से करेंगे, 10वां क्वेश्चन पहले कर लो, इसके बाद 9वां क्वेश्चन लगा हुआ है। देखो ये कह रहा है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, यहाँ पर भी देखो मैंने एक छोटी सी फिगर लगा दी है ताकि आपकी दिशा क्लियर हो जाए। देखो ऊपर की ओर एरो बनेगा तो उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ये वाला एरो पूरब, ये वाला एरो पश्चिम, क्लियर है, उत्तर पश्चिम देखो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर है। अब मैं आपको दायां बायां भी बता दूंगा। देखो कह रहा है पहले प्रश्न को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना करते चले जाओ। कह रहा है शैली जो है एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और वह पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। मेरे भाई पहली
सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर, यानी कि इस पॉइंट से मान लो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि देखो ऊपर की ओर है, देखो उत्तर दे रहा ऊपर की ओर, तो यानी कि इस प्रकार से गई 7 किलोमीटर, तो हमने 7 ऐसे लिख लिया, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है वह फिर दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है। अब देखो जब यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ से दायां भाई जाएगा उसका इधर, समझे। जब आप उत्तर दिशा में इस पॉइंट पे आ जाओगे तो भैया दायां जाएगा उसका इस प्रकार से, समझे। ये हमारा हो जाएगा दायां और इधर की ओर हो जाएगा हमारा बायां, समझ गए होंगे आप सभी। मेरे भाई दाएं जा रही, कितना जा रही है 10 किलोमीटर, तो यानी मेरे भाई जो ये 10 किलोमीटर वाली लाइन होगी ये 7 से थोड़ी सी बड़ी होगी, समझ रहे हो। इस प्रकार से आपको लेना है, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी फाइनली, क्लियर है। अब इसके बाद क्या कह रही है, वह दोबारा दाएं मुड़ती है, यानी जब वो इस पॉइंट पर आ गई है। अब मेरे भाई ये पॉइंट किधर की ओर होता है, मेरे भाई ऐसे एरो किस दिशा में बनता है, आप कह दोगे पूरब दिशा ऐसे एरो बनता है, समझ रहे हो। यानी कि पूरब दिशा में इस प्रकार से है। अब कह रही है वहां से दाएं मुड़ती है, भाई यह पूरब दिशा में दाएं मुड़ता है नीचे की ओर, समझे। यानी दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है, ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर, यानी कि 7 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो आप कह दोगे यार 5 किलोमीटर इस प्रकार से हो जाएगी। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है, यानी जब इस प्रकार से यहाँ पर आ गई ना, नीचे की ओर एरो बनना, आप कह दोगे यार दक्षिण दिशा में वह आ गई, समझ रहे हो। आप कह दोगे यहां से कह रहा है, साफ साफ बोला उसने कि वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। यहां से मेरे भाई दाएं मुड़ेगी ना दक्षिण दिशा में, तो मेरे भाई दाएं इस प्रकार से इधर की ओर जाएगा, समझ रहे हो, इधर की ओर दाएं जाएगा। मेरे भाई दाएं मुड़ी और बोला है उसने अंतिम बार स्कूल लौटने के लिए दाएं मुड़ती है और पुनः स्कूल गेट के पास पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी, ठीक है। यहां से वो दाएं मुड़ गई, इस प्रकार से सीधे यहां पर आ गई, ठीक है। तो भैया स्कूल गेट तो ये रहा, कितना चलना पड़ा उसे, तो मेरे भाई आपको तो साफ साफ दिख रहा है यार, ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है 10 की, तो मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस भी 10 की हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद में इस पॉइंट पे यहां तक आ गई, मेरे भाई देखो ये वाली डिस्टेंस 5 की है, मेरे भाई यहां से यहां तक ये भी 5 की होगी, समझे आप। तो जो बच रही है तो कितनी, ये पूरी तो है 7 की हमारी, ये पूरी भाई 7 की है, ये इतनी 5 की है, यानी कि 2 और बच रही है। तो मेरे भाई 10 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर, यानी टोटल उसको 12 किलोमीटर चलना पड़ा स्कूल के आने के लिए, समझ रहे हो। स्कूल तक पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ी, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, आपको डायग्राम बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे खाली दिशा पूछता कि फाइनली वह किस दिशा में, तो उसको हम लेफ्ट राइट बनाकर काट के आराम से कर लेते। उसकी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा जब इसका मैं बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा। 11वें क्वेश्चन पे आऊं, ठीक है। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 मीटर है, यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाले वर्गाकार उद्यान विकसित किया जाए तो उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब आप कह दोगे ये तो यार दोस्तों मैथ का क्वेश्चन, नहीं मेरे भाई मैथ का नहीं है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, अर्थमेटिक रीजनिंग। थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना, इजिली ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना है। कह रहा देखो एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 मीटर है, ठीक है, ये वर्गाकार पार्क हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये दोस्तों हमारा वर्गाकार पार्क हो गया 12 मीटर भुजा वाला। इसके बाद कह रहा है यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार उद्यान विकसित किया जाए। पार्क के चारों ओर की बात की गई, तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से, ये भैया दोस्तों हमारा 24 मीटर भुजा वाला हो गया, समझ रहे हो। उद्यान विकसित किया जाए तो उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। उद्यान सहित मेरे भाई आपसे पूछा उद्यान सहित भाई, यानी कि कुल मिलाकर हमको पूरा ये क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो भाई अंदर वाले समय कुछ मतलब ही है, हमें तो पूरा क्षेत्रफल ही बताना है, तो हमें पार्क से यार क्या मतलब है। आपको उद्यान की भुजा दे रखी 24 मीटर, ठीक है, तो यानी कि ये वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आपका जो यार भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर होता है, तो 24 को स्क्वायर अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, आप कह दोगे 576 होता है, ठीक है। 576 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो होगा हमारा दोस्तों मीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से मैंने कहा था ना वृत्ताकार मेज वाला 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे वृत्ताकार मेज बना लोगे, ये केंद्र हो जाएगा। कितने व्यक्ति बोले 6, तो आप 6 का ऐसे स्थान बना लोगे, समझ रहे हो इस प्रकार से। चलो मैं ये करा दे रहा हूँ यार, आप क्या करोगे, देखो मैं ही करा दे रहा हूँ। वैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा समझिएगा। आपने इसी प्रकार से किया है नहीं किया समझिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है 6 वैज्ञानिक एक गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। सुहेल जो है एल्रॉय और आरोन का निकटतम पड़ोसी है। हमको अभी क्लियर लाइन नहीं पता चली, लेकिन जैसे भी यहाँ पे जाओगे तो कह रहा है नेल्सन जो है वो एल्रॉय के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ से हमको एग्जैक्ट लाइन पता चली कि जो नेल्सन है एल्रॉय के ठीक दाएं बैठा है। भैया जो नेल्सन है ना, नेल्सन वो क्या बैठा है, एल्रॉय के ठीक दाएं बैठा है। मैंने आपको दायां बाएं बता रखा, पीछे आप जाके देख लेंगे तो एल्रॉय दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एल्रॉय ये दोस्तों हमने लिख लिया एल्रॉय के ठीक दाएं बैठा भी, एल्रॉय के ठीक दाएं यहाँ पे तो आएगा। आपका तो जी हाँ भैया नेल्सन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों से कोई रिलेटेड लाइन ढूंढो, समझो। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर कह रहा है सुहेल जो है वो एल्रॉय और आरोन का निकटतम पड़ोसी है। सुहेल जो है वो एल्रॉय तो हमारा दोस्तों ये बैठा है, जो सुहेल है एल्रॉय का भी निकटतम पड़ोसी, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा सुहेल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मत जाना, ये देखो सुहेल आ गया। सुहेल जो है वो एल्रॉय का निकटतम पड़ोसी है और आरोन का भी निकटतम पड़ोसी है, यानी कि दोस्तों आरोन हमारा यहाँ पर
बैठ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आरोन हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखो आगे पढ़ो। इसके बाद देखो ये हो गया, ये बच रही लाइन, कह रहा है राजन जो है वो सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राजन जो है वो सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे भाई राजन जो है सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर, सुहेल तो ये बैठा है, सुहेल के बाएं पे पहला स्थान पे आरोन हो गया और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, राजन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, राजन आपका आ जाएगा। साफ साफ बोला ना उसने कि राजन जो है वो सुहेल के बाएं, भैया सुहेल का बाएं इधर ही तो जाएगा। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल, दूसरे स्थान पर बोला, पहले स्थान पर आरोन हो गया और दूसरे स्थान पर हमारा राजन हो गया। ठीक है, एक स्थान बच रहा है तो वो किसका हो जाएगा, आप कह दोगे यार कार्ल्टन वाला व्यक्ति बच रहा है, तो कार्ल्टन यहाँ पर बैठ जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे साफ साफ बोला भी कि जो कार्ल्टन है वो नेल्सन का निकटतम पड़ोसी है। देखो नेल्सन ये बैठा है, नेल्सन का निकटतम पड़ोसी, तो ये कौन बैठा है, एलॉय बैठा है, और ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, कार्ल्टन का हो जाएगा। तो आप कह दोगे कार्ल्टन भी यहाँ पर हमारा नेल्सन का निकटतम पड़ोसी हो रहा है। ठीक है, कार्ल्टन, इंग्लिश में मत जाना यार, थोड़ी सी गलत लिखियो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको, देखो मैंने आपको यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया ताकि आपको क्लियर बिल्कुल हो जाए, बाकी तो पहले अल्फाबेट ही लेते हैं। अब समझो, हमसे पूछा क्या है, आरोन और कार्ल्टन के बीच में कौन बैठा है। मेरे भाई कार्ल्टन ये रहा, ठीक है, आरोन कहाँ रहा, ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में मेरे भाई कह दोगे ये राजन, भाई राजन ही तो था। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल राजन बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, समझ रहे हो। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपको ऐसा एक क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा हर एग्जाम में, ऐसा मिलेगा नहीं तो इसका एक टाइप और होता है, वहां पर आपको ऑप्शन में चिन्ह दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन भी 100% रहता है, जीडी में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एक टाइप और बनता है, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, यानी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हर एक प्रकार की क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, समझ रहे हो। 12वें क्वेश्चन पे आप देखो क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दो, तो भैया प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह आपको प्लस कर लेना है। इसके बाद इंटू और भाग को बदल दो, तो भैया भाग की जगह इंटू और इंटू की जगह आपको भाग कर लेना, बस कुछ नहीं करना। बॉड मॉस का नियम यहाँ पे लगा दो, बॉड मॉस के नियम देखो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन, सभी जानते हो यार, कुछ बताने की जरूरत नहीं। भाग करो पहले, तो मेरे भाई 7 की भाग 47 में देंगे तो आप कह दोगे यार 21 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 163 गुना 3 करेंगे तो 3 का 9, 3 18, 3 1 4, यानी कि 489। माइनस तो माइनस लगा दिया, ये प्लस है तो प्लस 1 कर दिया। अब देखो प्लस वाला पहले जोड़ेंगे तो 489 एक दोस्तों क्या हो जाएगा 490, और 21 इसमें घटा देंगे, तो भैया 21 जब घटाओगे ना तो क्या बचेगा, आप कह दोगे बचेगा यहाँ पर हमारा 9 7 एक सेकेंड, यहाँ पर 8 2 6, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारा 6 बचेगा, यहाँ पे 4, यानी कि 469 सिर्फ आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक रहनी चाहिए आपकी। 13वें क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगा, दूसरा आपको खुद से करना है। देखो क्या कह रहा है, हर बार भी ऐसा एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है भाई सब डिक्शनरी से। कह रहा है संख्या 7 1 4 8 3 5 6 के विपरीत अंक के बाएं से दाएं और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं, मेरे भाई जो आपको ये नंबर दे रखा है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड यार, 7 1 4 8 3 5 6, इसको कह रहा है बाएं से दाएं, तो भैया पहले बाएं जानो। ये दोस्तों जो हमारा ये वाला कॉर्नर हमारा लेफ्ट है यानी कि बायां है, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर हमारा राइट है, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या किया करो, A to Z लिख लिया करो, जेड का मतलब राइट और ए का मतलब बायां, समझ गए, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर इसको कह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए इन नंबरों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 से बड़ा क्या है, फिर भैया ऐसे करना है, यानी कि छोटे से बड़ा, 1 के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद 4, आपको 7 दिख रहा है, 4 के बाद 5, ठीक है, जो नंबर इसमें उसी को अरेंज करना, फिर 5 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों 7 है, और 7 के बाद लास्ट में क्या चला जाएगा 8। इसी ये देखो हमारा आरोही क्रम में अरेंज हो गया, आप कह दोगे भैया बिल्कुल। अब हमसे पूछा कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित बना रहेगा, तो भैया मूल संख्या की तुलना में देखो कितनों का स्थान अपरिवर्तित है। आप कह दोगे यार 7 के सामने 1 आ गया, 1 के सामने 3, 4 के सामने 4, 8 5 अलग हो गए, 3 के सामने 6 आ गया, 5 के सामने 7, 6 के सामने 8। आप कह दोगे खाली यार हमारा यहाँ पर 4 के सामने 4, यानी कि हमसे पूछा कितने अंकों का स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, तो मेरे भाई 4 जो है ना वो उसकी स्थिति अपरिवर्तित। देखो पहले वाले नंबर में भी 4 यहाँ पे था, दूसरे वाले नंबर में भी, जब हम इसको अरेंज कर लिया आरोही क्रम में, तब भी देखो 4 के सामने 4 ही आ रहा है, यानी कि आप साफ साफ कह दोगे यार कि एक अंक जो कितना होगा, एक, ऑप्शन नंबर जो आपको होगा यहाँ पे बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है यार 1 अंक की स्थिति यानी कि 4 के अंक की स्थिति अपरिवर्तित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 1 होगा, जिसमें 1 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई 14वें क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने आपको देखो सीटिंग अरेंजमेंट का केंद्र वाला जो क्वेश्चन था मैंने करा दिया, अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखो साफ साफ बोला है, यदि शब्द पॉकेट को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला
बोला यानी कि A to Z के फॉर्म में पहले इन अक्षरों को अरेंज कर लूँ, ठीक है। उसके बाद में चेक कर लेना, जैसे हमने पीछे चेक किया कितने को अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, बस आपको आंसर बताना है। क्लियर है? इसी प्रकार से इस क्वेश्चन पे देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भाई साहब हर एग्जाम में कंफर्म है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ना। क्लियर है? देखो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तो भाई रीजनिंग के 30 से 35 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, 35 से 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन इसके कंफर्म रहेंगे आना, ध्यान से समझ लो, एक बार समझ लो भाई, फिर कभी गलती करोगे नहीं। देखो क्या करना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए आगे से कॉमन देखो, तो आप कह दो कि यहाँ पे आगे से कॉमन हमको देखने को मिल रहा है। देखो प्रत्येक वर्ड में आपको आगे से कॉमन देखना है। आप कह दो यहाँ पे एमई दिखा, यहाँ पर भी एमई है, यहाँ पर भी एमई, इस वाले वर्ड में भी एमई है और पहले वाले वर्ड में भी एमई हमको कॉमन दिख रहा है, समझ रहे हो। तो जो कॉमन दिखा है उसको भैया हटा दो, उससे मतलब ही नहीं है। जैसे आपको एक्स से आपको मतलब नहीं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो, इसको भूल जाओ। अब देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एमई के बाद में आप कह दोगे यहाँ पर ए, यार पेन नहीं चलता है कभी कभी, एक सेकेंड। देखो यहां पर पहले वाले वर्ड में क्या, अरे यार पेन का मैं क्या करूं। देखो एमई को दोस्तों हटा दिया था, ठीक है, एमई को आपको भूल जाना है। यहाँ पर देखो ए है, वैसे भूलोगे नहीं, ए यार मैं हाथ से कर दे रहा हूँ। देखो एमई को हमने जब हटा दिया, ठीक, ध्यान समझेंगे, एमई को हटा दिया तो पहले वाले वर्ड में हमको ए दिखा, दूसरे वाले वर्ड में टी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तीसरे वाले वर्ड में आर देखने को मिल रहा है, चौथे वाले वर्ड में देखो ए देखने को मिल रहा है एमई के बाद में, ठीक है, और पांचवे वाले वर्ड में हमको दोस्तों एम देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब इनसे कैसे पता करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखो अब इन अक्षरों में सबसे पहले अंग्रेजी ए टू जेड की फॉर्म में पहले कौन दिखता है, आप कह दोगे पहले हमको ए दिखता है, समझ रहे हो। हर प्रैक्टिस में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कह दोगे ए देखने को मिलता है। क्लियर है? अब ए देखने को मिला, यार ए तो 2 जगह है, तो कौन सा ये वाला पहले आएगा हमको नहीं पता है, तो ए के बाद चेक कर लो। यहाँ पर दोस्तों ए के बाद एस है, इस वाले वर्ड में दोस्तों ए के बाद क्या है, एन है। अभी बताओ एस और एन में पहले क्या देखने को मिलता है, आप कह दोगे यार एन मिलता है, पहली बात है एन मिलता है हमको, एन मिलता है यानी कि 4 नंबर वाला वर्ड पहले लिखा जाएगा, 4 के बाद दोस्तों जिसमें ए के बाद एस है वो लिखा जाएगा, यानी कि 4 के बाद एक आ जाएगा। क्लियर है? बस यहीं से ऑप्शन मैच करते चलो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, समझ रहे हो। अब पूरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम में आपको इतना ही करना है। अब देखो ए वाले हो गए, अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, अब बताओ टी आर एम में पहले क्या आएगा, आप कह दोगे यार पहले हमको एम देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि 1 के बाद 5 वाला लिखा जाएगा, एम वाला हो गया। अब आर और टी में पहले क्या लिखा जाएगा, आप कह दोगे भैया पहले हमारा आर लिखा जाएगा, यानी कि 5 के बाद 3 नंबर और 3 के बाद दोस्तों आपका 2 नंबर। क्लियर? ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, बस इसके अलावा कुछ आपको अलग नहीं करना। देखो सारे ऑप्शन ए में हमारे देखो सब कुछ मैच कर रहा है, समझ रहे हो। बस ऐसे प्रकार से भाई हर बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको ऐसे अरेंज करना है। फर्जी के एक बार सीख लो भाई, कभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, तुरंत करके निकल जाओगे। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्थित दर्शाता है, ठीक है, यानी कि सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। बस आपको ये बताना है, इसको सही क्रम में अरेंज करना है। कैसे करोगे? देखो अध्याय, पुस्तकालय, पुस्तक, पृष्ठ, वाक्य, क्या देखने से लग रहा है मेरे भाई, आप कह दोगे पुस्तकालय में दोस्तों क्या होती है, पुस्तक होती है, यानी कि 2 नंबर पहले, 2 के बाद 3 नंबर, पुस्तकालय में पुस्तक होगी। पुस्तक के अंदर दोस्तों क्या होगा, आप कह दोगे अध्याय होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अध्याय में क्या बात क्या होगा, देखो पुस्तकालय हो जाएगी, यानी कि 2 नंबर वाला पहले हो जाएगा, फिर पुस्तक, पुस्तक के बाद अध्याय, अध्याय पृष्ठ, अध्याय के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, वाक्य। पेज पर आपका हो जाएगा वाक्य, ठीक है, यानी कि 5 2 1 4 3। भाई पहला पन्ना जब किताब को खोलते हो तो पहले आपको अध्याय देखने को मिलता है, समझ रहे हो, फिर पृष्ठ, पृष्ठ के बाद रहेगा वाक्य, समझ गए। ये प्रकार से आपको मिल गया, यानी कि 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5। ऑप्शन नंबर आपका एक, जिस प्रकार से आपका BU से ये वाले अक्षर बनेंगे ना, सेम उसी लॉजिक से आपके SHOT से मेरे भाई ये वाले अक्षर बनेंगे, और सेम उसी लॉजिक से आपको TNS वाले अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखो आज की वीडियो इसके मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में लोग ब्लड रिलेशन को जो हमारा कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बिना पेन उठाए ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना, 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली। अब समझो इस लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को मेरे भाई, देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन भाई मेरे भाई बहुत ईजी है। देखो आप क्या कह दोगे यार, पहला अक्षर बी है, आप कह दोगे यार बी से सी हमारा बनना है प्लस का 1 करके, ठीक है, बी से डी बन गया प्लस का 2 करके। क्लियर है? देखो यू से बी बन गया प्लस का 1 कर, और यू से मेरे भाई डब्ल्यू बन रहा है प्लस का 2 कर, समझ रहे हो ना। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो एल है, एल में प्लस का 1 करेंगे आप कह दोगे एम बन जाएगा, एल में प्लस का 2 करेंगे आप कह दोगे हमारा दोस्तों यहाँ पर एन बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो फिर से एल है, तो एल में फिर से प्लस का 1 करेंगे दोस्तों आपका एम बन जाएगा, एल में फिर से प्लस का 2 करेंगे आपका यहाँ पर एन बन जाएगा। समझ रहे हो? ये लॉजिक है। आपको देखो इतना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। अब इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, आप करोगे टी में, यानी दोस्तों पहले टी में करेंगे प्लस का 1, आप कह दोगे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, फिर टी में करेंगे प्लस का 2, आप कह दोगे भैया वी आ जाएगा, ई में करेंगे प्लस का 1, समझ रहे हो। सेम लॉजिक से आप कह दोगे एफ आ जाएगा, एफ में प्लस का 2 करेंगे आप कह दोगे जी आ जाएगा, समझे। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई एन है, तो एन में करेंगे प्लस का 1 क्या आएगा, ओ आ जाएगा, एन में प्लस का 2 करेंगे मेरे भाई क्या आ जाएगा, आप कह दोगे पी आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो यार, देखो यू वी जे जी, यू वी सॉरी ये एफ है हमारा, क्लियर है, यू वी
UVFGOP, UVFGOP ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एस का भी निकाल लोगे, एस में प्लस का 1 करोगे टी आ जाएगा, एस में प्लस का 2 करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो 864 का रिलेशन 12 से है, 1372 का रिलेशन 14 से है, ठीक है, और 2048 का रिलेशन मेरे भाई क्वेश्चन मार्क से किससे होगा ये आपको बताना है। अब थोड़ा एक बात ये समझो आप नंबर लॉजिक के क्वेश्चन में कि मेरे भाई आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर तो आसानी से बना सकते हो स्क्वायर क्यूब इनटू करके, लेकिन मेरे भाई क्या आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बना पाओगे? आप कह दोगे नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 12 से आप 864 बनाने की कोशिश करो तो आप कह दोगे यार 12 से 12 की स्क्वायर क्या होती है, पहले समझो स्क्वायर क्यूब इनटू के फॉर्म में सोचेंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई पहले हम करेंगे 12 की स्क्वायर, आप कह दोगे 144 होती है, लेकिन 144 से यार ये बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है हमको, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे अब 12 की क्यूब कर लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई मेरे भाई 864 काफी बड़ा नंबर हो रहा है अभी भी 144 के मुकाबले में, तो हम क्या करेंगे 12 की क्यूब कर लेंगे, यानी कि अब क्या करो 144 में 12 की फिर से मल्टीप्लाई कराओ तो आपकी 12 की क्यूब आ जाएगी, समझ रहे हो। तो 12 चौके 48 हो गया, 12 चौके 48 4 52 हो गया, समझ रहे हो। 12 के नंबर 12 5 17, यानी कि 12 की क्यूब हमारी दोस्तों 17 28 आ गई। अब क्या देखो 17 28 आ गया ना मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा 864 कैसे बना होगा मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर 12 की क्यूब में बस क्या कर रहा है 2 की भाग करा दे रहा। जैसे ही आप 17 28 में 2 की भाग कराओगे ना तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, यानी कि 864 आपका आ जाएगा। क्या लॉजिक लगा, लॉजिक क्या मिला आपको कि यहाँ पर जो 12 है इसकी पहले क्यूब करेंगे, इसकी क्यूब करने पर जो आएगा बस उसमें 2 की भाग करा के यहाँ पर 864 बन गया, समझ रहे हो। सेम यही पैटर्न आपको इसमें चेक करना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना मेरे भाई। 2048 कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे क्वेश्चन मार्क ऐसा कोई नंबर रहा होगा जिसकी क्यूब करी होगी, क्यूब करने पर जो आया होगा उसमें 2 की भाग कर दी गई होगी और मेरे भाई ये 2048 आ गया होगा, समझे ना। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना यार, 2048 का दोगुना कर लो भाई, दो की भाग करने पर ही 2048 आया होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 4096, समझे ना। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 12 तो लेंगे नहीं, 14 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 12 की स्क्वायर करी थी, 12 की क्यूब करी थी, तो दोस्तों हमारा आया था 17 28, ये 4096 काफी बड़ा नंबर है, समझ रहे हो ना। तो 12 14 तो आप लोग नहीं। अब 16 18 में डाउट फंस रहा है तो कुछ नहीं करना यार, अब 16 के चेक कर लो, पहले हम 16 के चेक कर लेते हैं। तो आप कह दोगे 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 256, समझे। अब इसमें क्या करेंगे फिर से 16 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 16 से 6 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 9 हासिल गया, ठीक। 16 25 80, 9 89 हो जाएगा, 8 जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32 8 40, यानी कि आप कह दोगे 40 96 हमारा आ रहा है। और देखो यहाँ पर क्या होगा 16 होगा तभी तो 16 की क्यूब यहाँ पर 40 96 आएगी, और 40 96 का जब आप आधा करोगे तभी तो मेरे भाई 2048 आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कठिन नहीं था, बस आपको यहाँ पर छोटा नंबर से हमेशा बड़ा नंबर बनाने के बारे में सोचना है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से मतलब चिन्हों के स्थान पर आ सकते हैं और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखो बीच में आपको इक्वल का साइन दे रखा है, यानी कि ये एलएचएस बराबर आपको दोस्तों आरएचएस होना चाहिए। अब किस प्रकार से होगा, तो आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको एक एक रखकर चेक करना। तो हमेशा आप क्या करेंगे लास्ट से ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि अधिकतर इन केसेस में क्या होता है मेरे भाई लास्ट से ये ऑप्शन सही निकलता है। तो हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन उठा ले रहे हैं, प्लस और इंटू। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर इंटू रखा, समझे। फिर माइनस प्लस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा प्लस। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बॉड मास का नियम जो होता है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इंटू करो, देखो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 जोड़ देंगे, यानी कि इसको जोड़ने पर 24 आएगा। अब क्या चेक कर लो, इसको 24 आएगा, आप कह दोगे नहीं भैया प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, 24 तो आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि संतुलित नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर सी की बारी, अब इसको चेक कर लो रखकर माइनस प्लस, यानी कि सॉरी इंटू और प्लस है, यहाँ पर इंटू रख लेंगे, यहाँ पर प्लस रख लेंगे। फिर क्या देखो इंटू और माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पर इंटू आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस सब कुछ करना ही नहीं, कर लो इसको बॉड मास के नियम से। तो 12 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस का 4 ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 40 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप कह दोगे यार 8 6 48 माइनस का 8, यहाँ पर भी देखो सॉल्व करने पर 40 आ गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी का जो चिन्ह है इसको समीकरण में रखने पर ही समीकरण हमारा संतुलित हो रहा है, 40 इज इक्वल टू 40 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड की आपका टाइम लगेगा। अब देखो आज मैंने क्या किया, नॉन वर्बल में एनालॉजी वाले क्वेश्चन भी ले रखे हैं। अब देखो फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 आकृति किसी एक निश्चित तरीके से समान है, एक आकृति अलग है, तो उसी विषम को आपको चुनना है, समझ रहे हो। अब देखो ऐसा नहीं कि नंबर एनालॉजी लेटर एनालॉजी का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब समझो मेरे भाई अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हो तो कह दोगे यार ये जो फिगर दे रखी है ये मेरे भाई इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। और मेरे भाई अगर ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप कह दोगे ये वाली फिगर यहाँ चली गई, ठीक है, ये वाला एलिमेंट मेरे भाई यहाँ चला गया है और ये वाले एलिमेंट नीचे आ गया,
इसी प्रकार से फिगर सी को देखोगे तो मेरे भाई ये जो नीचे बीटा है ये ऊपर चला गया है और ये सी वाली आकृति नीचे आ गई है, ये एस वाली आकृति ऊपर चली गई है, ये दोस्तों ए वाला आकृति नीचे आ गया। लेकिन आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी और डी और बी में तो सेम तरीके से एलिमेंट हमारे चेंज हो रहे हैं, यानी कि इनमें हमारा सेम पैटर्न लग रहा है। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में देखो ये ऊपर चले गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा विषम हो जाएगा। बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंखों से देखना, आप तुरंत आंसर इसका बता सकते हो आसानी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, OFFCUTS को ये लिखा गया है और पैराडॉक्स को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में नेलिंग यानी कि NAILING को कैसे लिखा जाएगा। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो कि O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, F का अपोजिट U होता है, फिर से देखो F है तो फिर से आपका F का अपोजिट U दे रखा है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आप कह दो हमारे शुरुआत के 4 अक्षर तो आसानी से बन गए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो इसमें भी चेक कर लो मेरे भाई, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है और A का अपोजिट Z होता है। आपको सब कुछ प्रश्न में देखो आगे शुरुआत के 4 में दे रखा है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आप इसमें भी चेक कर लो तो N का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे M होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R होता है, MZR सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 3 अक्षरों में कुछ हमारा अलग लॉजिक लग रहा है, वो किसी अलग प्रकार से बनना है। देखो U से D कैसे बन रहा है, T से E, ये अपोजिट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं यार मेरे भाई। हमने शुरुआत के 4 अक्षर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, समझ लो। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पूरा यहाँ पर करते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको ऐसे ही करना है। देखो जो लॉजिक यहाँ पर लगा सेम लॉजिक यहाँ पर लगा दिया और सेम लॉजिक से हमने शुरुआत के 4 अक्षर का अपोजिट कर लिया, यानी कि M हो गया, Z हो गया, R हो गया, L का अपोजिट क्या होगा, O होगा। देखो MZRO आपको देखने को मिल भी रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम दोस्तों 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ रहे हो, यहां पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BYE को 245 लिखा गया। अब देखो ये भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, नंबर कोड बन रहा है, काफी बड़ा नंबर बन रहा है। तो मेरे भाई BYE की प्लेस वैल्यू सही बनेगा, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। क्या आप इसे 245 आसानी से बना लोगे, आप कह दोगे हम चेक कर ले। देखो 25 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 125 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारा 250 बन गया, माइनस की 5 कर देंगे तो आपको 245 बन जाएगा, समझ रहे हो। अब सेम इसी प्रकार से इसमें ओला में कर लो, यानी कि O की प्लेस वैल्यू 15, L की प्लेस वैल्यू 12, एक सेकंड, L की प्लेस वैल्यू 12 हो गई, A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, समझे। 15-12 की मल्टीप्लाई कराओगे कि आपका 265 बनेगा, आप कह दोगे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 15 का वर्ग ही हमारा इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये तरीका आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट उनकी प्लेस वैल्यू को करके देखा तो हमारा नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो मेरे भाई B का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे Y होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, समझे। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू करो, अपोजिट करने पर चेक कर लेंगे। तो भाई Y की प्लेस वैल्यू 25, B की प्लेस वैल्यू 2, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22, समझे। ठीक है, अब इनका चेक कर लो। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इनको आपस में जोड़ लो। देखो 25 और 24 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, 49 हो गया। इसमें अगर हम लोग 5 के मल्टीप्लाई करा दें तो भैया 49 पंचे क्या होता है, देखो 5 9 45, 5 को 20, 4 24, आपको देखो 245 आसानी से बन रहा है। अब इसी प्रकार से ओला में भी चेक कर लो, ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लो। यहाँ पर ओला में भी चेक कर लेंगे। तो O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, L का अपोजिट O होता है, A का अपोजिट Z होता है। इनकी प्लेस वैल्यू आपस में जोड़ लो, तो Z 26 पर, ठीक है, O 15 पर, L 12 पर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 26 और 15 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 31 41, ठीक है, जो 43 जन 53, यानी कि 53 इसको जोड़ने पर आएगा। अब 53 में क्या करेंगे, 5 ही गुणा करा लेंगे। तो मेरे भाई 5 15, 55 25 1 26, आपका देखो 265 यहाँ पर बनना है और आपको दिख भी रहा है 265। अब आपको सेम लॉजिक कार में कर देना है, यानी कि C का अपोजिट X हो गया, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, 5 की मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो X की प्लेस वैल्यू 24, ठीक है, ऐसे ही जोड़ लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। X 24 पर, Z 26 पर, तो 24 26 दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 और 9 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 में 5 ही गुणा कराएंगे तो 5 9 45, ठीक है, और 5 55 25 4 24, यानी कि एक सेकेंड यार, 25 4 29, यानी कि 295। ऑप्शन नंबर आपको जो होगा C, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था, काफी यूनिक सही लॉजिक था, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं था। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में RA प्लस FE को 246 कूटबद्ध किया गया है और AB प्लस JC को, अब देखो काफी यूनिक क्वेश्चन हो जा रहा है कोडिंग कोडिंग में। यहाँ पर कह रहा है RA और FE को, तो कैसे बनाओगे मेरे भाई 246, तो आप कह दोगे पहले RA को लिखो, यानी कि हमको तो बीच में प्लस करना ही है। तो RA यानी कि R की प्लस वैल्यू 18, A की प्लस वैल्यू 1 होती है, समझे।
एफ की प्लस वैल्यू 6 और ई की प्लस वैल्यू 5, मेरे भाई इनको जोड़ोगे ना और बीच में प्लस है तो क्या आप बना सकते हो? नहीं। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है कि आर की प्लस वैल्यू 18, ए की प्लस वैल्यू 1 को ऐसे लिख दिया गया, बीच में प्लस लगा दिया गया है, एफ की प्लस वैल्यू 6, ई की प्लस वैल्यू 5, यानी कि अब इनको इसको 181 मान लिया, इसको 65 मान लिया, इसको जब आप जोड़ दोगे ना, बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पर मेरे भाई 246 बन रहा है, जोड़ लो, 5 1 6 8 6 14 1 1 2, यानी कि 246 आपका बन रहा है। करना क्या है मेरे भाई, आर ए है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं करानी है, समझ रहे हो, इनको ऐसे ही लिख लेना, आपको इसको 181 मान लेना, यानी कि आर की प्लस वैल्यू 18 और ए की प्लस वैल्यू 1, तो इसको आपको गुणा नहीं करना, इसको आपको 181 मान लेना, बस ये यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। सेम पैटर्न इसमें कर दो, यानी कि देखो ए की प्लस वैल्यू 1, बी की प्लस वैल्यू 2, समझे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, जे की प्लस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, आप सभी जानते हो, सी की प्लस वैल्यू 3, तो इसको 103 मान लेंगे, इसको 12 मान लेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों मेरे भाई, तो 115 आपका आसानी से बन जाएगा, समझे। अब सेम पैटर्न आपको ए सी प्लस बी डी में कर देना है, यानी कि दोस्तों देखिएगा, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3, तो इसको 13 मान लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी की प्लस वैल्यू 2, डी की प्लस वैल्यू 4, अब इनको जोड़ लेंगे 13 और 24 को, तो 4 3 7 2 1 3, यानी कि 37 आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो प्रश्न को देखते आप समझ गए कि ये हमारा दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये काफी लंबी सीरीज हो रही है, लेकिन मेरे भाई अगर नंबर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप कह दोगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, और 32 दूनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी 64, ठीक है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन हमारा 64 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो बी आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब दो ऑप्शन में आपको आगे 64 दिख रहा है, अब देखो तीसरा नंबर, तीसरा वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है यार, समझो। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 9 का 3 गुना 87 हो रहा है, यानी कि 2 नंबर छोड़ने के बाद में ले रहे हैं, यानी कि 9 के बाद 2 नंबर छोड़ के 27 पे आ गए, तो आप कह दोगे 9 तियां 27, ठीक है, 27 तियां दोस्तों 81 हो गया, 81 तियां दोस्तों क्या होगा, आप कह दोगे 81 तियां दोस्तों होता हमारा 243, आपको दे रखा है यहाँ पर, समझ रहे हो। लेकिन मेरे भाई ये फिर ये क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना यार, देखो 5 पे आ जाओ, 5 25 हो गया, ठीक है, 25 25 दोस्तों 125 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो 5 की मल्टीप्लाई हो रही, 5 गुणा 5 में करी 25 बन गया, 25 में फिर से 5 गुणा कर दिया, आपका 125 बन गया, 125 में फिर से 5 गुणा कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह 625, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना, आप आसानी से कर लोगे। 9वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का, ये काफी लंबी सीरीज यहाँ पर भी दे रखी है। देखो यहाँ पर अगर आप गिनने बैठोगे फिर पेयर में कन्वर्ट करोगे ना तो आप आसानी से नहीं कर पाओगे, अगर थोड़ा इसको ध्यान से देख लोगे ना तो आप कह दोगे 3 3 की पेयर बन रही, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, के एक्स के, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, के एक्स के, समझ रहे हो, देखो एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के, एक सेकंड यहाँ पर आएगा दोस्तों के हमारा, देखो यहाँ पर के आ जाएगा, के एक्स के एक्स वाई, समझ रहे हो, ये पैटर्न चल रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से चल रहा है। तो आपने क्या क्या भरा, देखो आपने सारे खाने भर लिए, तो पहले आपने भरा एक्स, फिर आपने भरा वाई, फिर आपने भरा के, समझ रहे हो, फिर आपने भरा जेड, फिर आपने भरा के, यानी कि एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई के जेड के, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था यार, इजी क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कह दोगे यार नीचे वाले 2 नंबर से हमें ऊपर वाला नंबर बनाना होगा, कैसे भी करके बनाना होगा, तो आप कह दोगे यार 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ लिया दोस्तों, क्या हो गया 9 आ गया, 9 में 2 की मल्टीप्लाई करा दोगे मेरे भाई तो आपका 18 बन जाएगा। क्लियर है, अब देखो 9 और 2 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में 2 की मल्टीप्लाई करके 22 बन जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर कर लेना, यानी कि 5 और 3 को जोड़ लोगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं समझ गए कि कथन निष्कर्ष यानी कि सोलॉजिकम का क्वेश्चन